नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं नीलय सिंह और नितेश ओझा आपका स्वागत करते हैं और हम अब उपस्थित हैं आपके साथ अपने अखबार शुभम संदेश को लेकर, जो कि पूरे राज्य का एक अखबार होगा, यानी कि अलग अलग जिलों के एडिशन नहीं होंगे। आप एक ही अखबार में पूरे राज्य की खबरें पढ़ सकते हैं। और इस मौके पर हम बात कर रहे हैं राज्य के जो प्रमुख नेतागण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व स्पीकर हैं, पूर्व मंत्री हैं, या ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के जो मानिंद व्यक्तित्व हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी। मधु कोड़ा जी, स्वागत है आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का है जी। मधु कोड़ा जी, आप झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और ख़ास बात ये है कि आप निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम आया है। क्या रहा आपका अनुभव एक निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में? जो भी कार्यकाल आपने वहाँ पे व्यतीत किया है, किस तरीके से आप अपने इस कार्यकाल को देखते हैं, किस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं? बात किसी राज्य का निर्दलीय मुख्यमंत्री होना ये अपने आप में बहुत ही हम समझते हैं कि एक गौरवपूर्ण बात है और बहुत चुनौती भी है, क्योंकि ऐसा घटना हम समझते हैं कि भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कहिए कि ऐसा हुए हैं, लेकिन इतना लंबा कार्यकाल हम लोगों ने इसको सफलतापूर्वक चलाया है, तो अपने आप में भी काफ़ी एक गौरव महसूस होता है कि चलिए एक राज्य है जहाँ जो नई राज्य है जिसका मुख्यमंत्री बनने का अवसर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ था। हमने हमेशा कोशिश किया था कि राजनीति के अलग राज्य बनना एक राजनीतिक मुद्दा था, कई संघर्ष के बाद में अलग राज्य बना है। और ये जितने हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर दक्षिणी या छोटा नागपुर के जो मिल करके बना है, संथाल परगना के साथ में मिलकर बना है झारखंड राज्य, इसकी अपनी बहुत सारी सामाजिक आर्थिक मुद्दे को लेकर के एक डिमांड हुआ। झारखंड बनने के बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि चलिए कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ के लिए करेंगे। एक चुनौती बहुत ये रहा कि भाई चूँकि हम लोग जिस समय बना था तो झारखंड बनने का बाद करीब 6-7 साल हुआ का उम्र वो मैंने उस समय था। एक अपनी ओर से कोशिश किया कि इसको झारखंड में एक नया जिस उद्देश्य के साथ में बना है तो हम लोग उस चीज़ को हम लोग को पूरा करेंगे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को एक मंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम उसको पूरा करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और हमेशा हम लोगों ने कार्य को प्राथमिकता दिया है। हम हमेशा अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया झारखंड में। वही वजह है कि कम से कम एक निर्दलीय मुख्यमंत्री को सारे लोगों ने समर्थन करके बनाया। ऐसे तो बहुत सारे लोग था, निर्दलीय और लोग भी थे, पार्टी और भी थी। एक कोशिश किया हम लोगों ने। मधु कोड़ा जी, आपने झारखंड की जो सरकार चलाई थी, सत्ता गठबंधन में रहते हुए, उस समय की परिस्थिति और आज वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप कितना अंतर देखते हैं? काफ़ी अंतर आ गया है। जो नगरीय व्यवस्था है चाहे गांव की व्यवस्था पर काफ़ी बदलाव आया है। अभी देखिएगा 2006-7 की झारखंड और रांची काफ़ी बदलाव आया है। नगरीय व्यवस्था बिल्कुल अभी पहले से काफ़ी माने व्यवस्थित तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है। ये तो आवश्यकता है, जो हमारे राज्य के लोग हैं वो आवश्यकता के अनुसार से अपने आप को लोग डालता है, कुछ सरकार के द्वारा पहल होती है। ये दोनों ही चीज़ें करने के बाद ही कोई परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन दिखाई देता है। 2006-7 में जो हम लोगों ने देखा था, आज काफ़ी परिवर्तन हुआ है। गांव में लोग आज लोगों की सहभागिता के प्रति, सरकार में सहभागिता के प्रति अपना रुचि दिखाया है। SHG ग्रुप है, महिला मंडल है, महिला समूह है,
बहुत सारे ऐसे समूह जो सामूहिक काम करने की जो एक भावना है जी। वो इस झारखंड बनने के बाद में अभी तक में काफी बड़ा है जी। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है किसी भी राज्य के ये लिए। झारखंड परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। झारखंड परफेक्ट में अच्छी है क्योंकि इंडिविजुअल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब सामूहिक भागीदारी की बात होगा, जी। जब सामूहिक निर्णय की बात होगा तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा ही। सर, झारखंड के साथ एक त्रासदी है, एक अभिशाप जुड़ा हुआ है कि कहीं राजनीतिक स्थिरता यहाँ पे नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो नहीं रह पाई। नतीजा क्या, आप निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने काम किया। अगर सिर्फ रघुवर दास जी के कार्यकाल को छोड़ दें तो हर सरकार गठबंधन की ही रही है, अभी भी गठबंधन की सरकार है। क्या लगता है आपको कि गठबंधन सरकार चलाना, आपको तो सबसे ज्यादा अनुभव होगा क्योंकि आप निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में थे, कितना मुश्किल होता है, कितना दबाव होता है? नहीं, देखिए दबाव स्वाभाविक रूप से होता है, ये गठबंधन का चरित्र होता है कि वो दबाव में रहता है जी। ठीक है, लेकिन अब जो सत्ता पर बैठा हुआ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको निर्णय लेना है। जनता ने उसको चुन के भेज दिया, सरकार बन गई, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। अब उसको नियम के आधार पर, जो अधिनियम के आधार पर, जो कानून के आधार पर उनको राज चलाना है। उस पर वो कितना अडिग रहते हैं, कितना टिके रहते हैं, उस पर बहुत बड़ी निर्णय लेने का व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। तो ये हमेशा होता है, ऐसे कोalition गवर्नमेंट में इस प्रकार का दबाव का गुंजाइश रहता है। ये कोई ये नहीं है कि झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी हम समझते हैं कि इस हिंदुस्तान में गवर्नमेंट बनी है, चाहे अदर स्टेट में, चाहे केंद्र सरकार में भी एक गवर्नमेंट, कोalition की गवर्नमेंट कई हम समझते हैं कई 1-2-3 दशक तक चला है। तो दबाव में रहते हैं लोग, लेकिन अब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, पब्लिक का वेलफेयर, जन कल्याण, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पर सरकार में बैठते हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन सारे लोगों को ये सोचने की जरूरत तो होता है कि हम जन कल्याण का काम कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्कीमें आई हैं, समय के साथ साथ ये भी नए स्कीम आते हैं, कल्याणकारी स्कीम आता है। हम उसे जनता के बीच हम ले जाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, और ये अगर अच्छी सटीक होगा तो स्वाभाविक रूप से वो जनता को उसका लाभ मिलेगा और मिलता है। कई बार ऐसे देखा गया है कि लोग जानकारी नहीं होता, अभी भी जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ नहीं ले पा रहा है कि हमारे आवेदन कहाँ देना है, किस आपका यह कार्यालय से होगा। तो ये अभी भी गांव वाले लोगों को इससे हम समझते परेशानी होता है। अब सरकार को ये चाहिए कि हम उनको कैसे डोर स्टेप डिलीवरी, हम केवल राशन को कर रहे हैं, योजना को डोर स्टेप डिलीवरी हम कर नहीं रहे हैं। राशन तो हम डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना बना दिया, मिल भी रहा है कई जगह में, योजना है। हाँ, बहुत सारी योजनाएं हम लोग का, जो भी जन कल्याण योजना है, चाहे आवास का योजना है, चाहे कि हम समझते हैं कि और भी बहुत सारा मातृ लाभ योजना है ना, ICDS की योजना है, जन कल्याण की बहुत सारा है जो सब्सिडी में कृषि विभाग की तरफ से दिया जाता है, कृषि की बहुत सारे खाद बीज की इस प्रकार से है। तो वो लोगों को उसको तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसको पहुंचाने के लिए सरकार को चाहिए कि चेक चेन बना देना चाहिए जन अभियान के लिए, और उस तभी लाभ मिल सकेगा। सरकार नियम बना देगी, अगर बैठ जाएगी तो फिर उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। जी, हम लोग दबाव की बात कर रहे थे, राजनीति दबाव की। आज भले आप कांग्रेस में, लेकिन उस वक्त आप निर्दलीय थे। मुझे याद है कि अजय माकन प्रभारी हुआ करते थे और हर महीने आपके पास एक अल्टीमेटम लेकर आते थे। कैसे निपटते थे सर उस दबाव? देखिए दबाव रहता है, उस प्रकार का रहता है। कोalition गवर्नमेंट में रहते हैं तो सारे पार्टी का अपनी अपनी तरीका होता है काम करने का, और चूँकि हम वहाँ पर इस एक के निर्दलीय मुख्यमंत्री होने के नाते सारे का समर्थन था, तो स्वाभाविक रूप से सभी का काम करने का नीति जो उसका है, जो तरीका है, जो तो उसको भी, उसकी भावना को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई हम कैसे उसको मैनेज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कैसे संतुष्ट कर सके।
लेकिन नियम अपना कानून के दायरे में रह करके ये हम लोग प्रयास करते थे। होते थे कई एक बार हमारे से जो गठबंधन की में जो दल है उनकी तरफ से स्वाभाविक रूप से आता ही था, लेकिन हम लोगों ने कभी भी दबाव में आकर के कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया। मधु कोड़ा जी, आपके मुख्यमंत्री काल में ऐसे कौन कौन से बड़े फैसले थे जिसको आज भी आप अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं? हमने बहुत सारे फैसले हम लोगों ने लिया था। आप लोग देखिएगा कि जितना भी आधारभूत संरचना के लिए हम लोग सबसे पहले तो काम किया। अब देखिएगा कि धनबाद से लेकर के गोविंदपुर रोड जो है सीधे साहेबगंज जाती है, वो हमने उसको IDBI जो विश्व या बैंक है, वित्त पोषित बैंक है, उससे हम लोगों ने उस योजना को स्वीकृत कराया, धनराशि वहाँ से उन लोगों को उपलब्ध कराया और उसके बाद में आज चालू हो गया। उसके बाद आप देखिए कि ये रिंग रोड जो अधूरा पड़ा हुआ था जी, इस रांची का रिंग रोड को हम लोगों ने उसको सारे तरफ जितनी जो लैंड एक्विजिशन है, जो उसकी ये मुआवजा कंपनसेशन है, ये सब दे करके जो अड़चनी थी उसको भी हम लोगों ने उसको दूर किया है हम लोगों ने। और एक बात है कि हम लोग एक कोशिश हम लोग ने किया है, जितने भी जो एक तो म्यूनसिपाल्टी के चुनाव वो मैंने उसको कराया था, जितनी म्यूनसिपाल्टी नगर निगम के चुनाव है ना, वो हमने उस समय के उस पहली बार हम समझते हैं राजगठन के बाद पहली बार हमने उस चुनाव को कराया था, ताकि उसकी जन भागीदारी बढ़े। एक लोकल बॉडी जो गवर्नेंस होता है उसका भागीदारी सरकार में बढ़े, जन कल्याण में उसकी भागीदारी बढ़े, ये सोच करके हम लोगों ने किया था। उसका फायदा भी हुआ। सारे जगह में आज नगर निगम में, नगर परिषद में लोग जीत के आते हैं, उनकी अपनी छोटी एक नगरीय से व्यवस्था होता है जहाँ पर उसकी बजट बनती है, जहाँ कल्याणकारी योजनाएं बनता है। तो आज कम से कम उस सरकार का ही काम को सहयोग कर रहा है जी। तो ये हम समझते हैं काफ़ी एक बड़ी योजना है। हम लोगों ने ये कोशिश किया था जितनी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसमें हम लोगों ने उसका कोटा सिस्टम हटा दिया। उसके बाद टैक्स लगता था, वो टैक्स को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। जैसे साल, बीज, डोरी, वन उत्पाद था, उस सब का हम लोगों ने हटा दिया था, ओपन मार्केट करवा दिया था, कहीं भी आप बेच सकते हैं। तो ये आप अपने कार्यकाल के ये कोशिश करते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं गांव क्षेत्र में क्या है, तो वन है, वन क्षेत्र में लोग उसी से जीता है जी। हम उसे अगर कोटा में बांध देंगे तो फिर वो लोग बेच नहीं सकेंगे, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया, एक सीजन होता है। उस सीजन में अगर उसका कोई खरीदारी नहीं हुआ, अगर उसको पैसे नहीं मिला तो वो बर्बाद हो जाता है। तो ये सोच करके हम लोगों ने बहुत उस पर हम लोगों ने किया था। और आज आप दूसरी बात है, ये आप लोग देखे होंगे जितना भी है, हमने कोशिश किया था ये रांची से लेकर के बहरागोड़ा तक NH जो है उसका क्लियरेंस हम लोगों ने कराया था। आज जो बन रहा है ये उसी समय का योजना है, आपके कार्यकाल की योजना है। बनने में विलम्ब हुई है, हो रहा है, तो ये दुर्भाग्य है, जल्दी बन जाना चाहिए। लेकिन ये जीवन रेखा है, हम समझते हैं ये इस चीज़ को। एक हम लोगों ने 50 ईस्वी हम लोगों ने किया था, और उसके बाद हम लोगों ने एक जो है जितनी अपनी जो इलीगल माइनिंग, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने एक मतलब चलाया, उसका लोगो का चालान सिस्टम चालू किया था, ताकि उसका इलीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो। माइंस मिनरल्स, राज्य में क्या है कि यहाँ माइंस है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, यही चीज़ को लेकर के उसकी आमदनी भी होता है। अगर इसका भी अगर कालाबाजारी और यहाँ पर अगर किसी प्रकार से अगर चपेट में आ जाए तो राज्य को राजस्व नहीं मिल सकता था। तो हम लोगों ने इस दिशा में भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको तुरंत करना चाहिए। आप वैदिक तरीके से नियम के अनुसार से अपना माइंस मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, खनन हो, ये प्रयास हम लोगों ने किया। ठीक है, आपने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां बताई, चाहे वन उत्पादकता की बात हो या लाइफलाइन की बात हो या माइंस और मिनरल की बात हो, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों में आपके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, खान को लेकर या फिर आयरन और माइंस को लेकर, क्या कहेंगे सर आप? मैं एक सवाल इसमें अपने सहयोगी के साथ जोड़ना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि आप अपने कार्यकाल में इलीगल माइंस में बहुत ही कठोर से कदम उठाया,
लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार पे विपक्ष द्वारा माइंस को लेके कई आरोप लग रहे हैं। माइंस से जुड़े कई मुद्दे हेमंत सरकार में आरोप के घेरे में आए। इस पे भी आपको क्या कहना है? देखिए, हुआ है तो जांच के दायरे में है, वैसे है तो अपना विभाग उसको देखेगी, क्योंकि ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना मेरे लिए से उचित नहीं होगा। कोर्ट में ये मामला किया है, कई एक लोगों ने अपना शिकायत बात दर्ज कराया है माननीय न्यायालय में, और हम समझते हैं कि माइंस मिनरल्स का सही तरीके से यहाँ उपयोग होना चाहिए, जिससे राज्य का राजस्व भी मिले, राज्य में बेरोजगारी भी बढ़े, राज्य में लोगों को रोजगार मिले। यह तो उसका कि कोई भी सरकार रहे जी, हम रहे या हम थे या आने वाले जो भी सरकार आएंगे, तो इस पर ध्यान में देने की ज़रूरत है। आज माइंस बंद पड़े हुए हैं तो राज्य में बेरोजगारी बढ़ रहा है, आज राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है, सरकार को राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बजट में उसका असर पड़ेगा। जब राजस्व ही नहीं आएगा तो फिर वो अपनी कार्य योजना नहीं बना सकता है। तो ये सब विषय है, राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन जो मैंने जो सवाल पूछा था कि जो आपके ऊपर जो लगे थे आपके कार्यकाल के दौरान हुआ था, किताबें भी लिखी गई, सरयू राय जी ने किताब भी लिखी थी। देखिए, तो विपक्ष लोगों का एक ये रहा कि वो लोग पहचान नहीं पाता है कि मधुकुड़ा निर्दलीय है, मुख्यमंत्री 2 साल कैसे चला दिया है ना। तो ये तो उन लोगों का एक हम समझते हैं कि अपना पर्सनल एजेंडा है। आज तक किसी भी हम लोग के समय का कोई भी कोर्ट में नहीं गया, हम लोग का जो स्वीकृत किया हुआ खदान कोई भी कोर्ट में नहीं गया है। आरोप लगाना बड़ी बात है, उसको साबित करना बहुत कठिन है। तो ये बात लोग लगाया है, लेकिन वो सब निराधार है। अब इस आरोप से हम लोग उसको खंडन करते हैं। चलिए ठीक है। क्या लगता है कि जो भी चीज़ें हुई, 22 साल हो गए झारखंड के बने हुए, झारखंड के लिए आपने भी संघर्ष किया था, झारखंड आंदोलन में आपने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था जब आप उस वक्त बीजेपी में हुआ करते थे, मुझे याद है। और अब 22 साल के बाद आप कांग्रेस में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या वो सपना पूरा हो पाया? सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो वो मैटर नहीं करता है, जो एक झारखंडी का जो सपना था, जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ जो सपना था, क्या वो पूरा हो पाया? नहीं, देखिए अभी भी दूर है। झारखंडी की सपना को पूरा करने में 22 साल के बाद भी हम ईमानदारी से हम लोग ये स्वीकार करना चाहिए। ये केवल राजनीतिक बयानबाजी से झारखंड के लोगों का कल्याण होने वाले नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अभी भी हम लोगों ने विकास से सौ दूर है। अब लोग बेरोजगारी बढ़ रही है जी, 22 साल के अंदर में बेरोजगार बढ़ गई है ना। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या है कि लैंड पॉलिसी नहीं बना पाया है, विस्थापन नीति का समाधान नहीं कर पाए। तो बहुत सारा ऐसे है जिसको यहाँ सोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि ये अगर देखा जाए तो हम लोग आज से लेकर के अगर देखेंगे, जिस समय में झारखंड बना था तो मुश्किल से 15-16 हज़ार का बजट होता था जी। आज 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की हो गई है। ठीक है, उसका बावजूद भी हम यहाँ पर बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी गांव में पानी के लिए लोग तरस रहा है, अभी भी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग परेशान हैं। तो ये हम सारे लेके लिए एक चुनौती है। बजट बढ़ने के बावजूद भी हम बेरोजगारी को क्यों नहीं भी कम कर पा रहे हैं। लोग छोटी छोटी सुविधाएं के लिए भी परेशानी हो रहा है लोग को। तो अब इस जो 22 साल होने के बाद जो झारखंड को हम समझते हैं सभी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो है कि लैंड की जो जटिलताएं हैं, जो भूमि या विवाद की जो जटिलता है उसको सरल करने के लिए ज़रूरत है यहाँ पर, जिससे जन कल्याण हो सके। ऊपर से यहाँ बेरोजगारी, हर नियुक्ति आज विवाद में क्यों पड़ता है? हर नियुक्ति विवाद के बगैर आगे बढ़ते ही नहीं है। जेपीसी का देखिए कहिए कि जेपीसी का नियुक्ति निकला, सब वो आज ही या तो कोर्ट के में मामला में फंस करके पड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं इस प्रकार का विवाद में फंस जाता है। आज
हमको ये पॉलिसी करना चाहिए कि हमें झारखंड के जो बेरोजगार हैं, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, किसी भी मजहब के ये मानने वाला हो, सबके लिए यहाँ पर रोजगार का अवसर होना चाहिए, सबके लिए यहाँ पर एक अवसर मिलना चाहिए। मधुकुड़ा जी, झारखंड में भी स्थानीय नियोजन नीति का मुद्दा बहुत प्रमुखता छाया रहा है। 1932 या खतियान की बात करें या युवाओं का जो आक्रोशित है कि स्थानीय नीति नहीं बना रही है वर्तमान हेमंत सरकार, तो इस पे चूंकि आप लोग सत्ता पे, आपने भी विस्थापन की भी बात की। हाँ, लेकिन जो स्थानीय और नियोजन नीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रघुवर जी ने जो बनाया उसको आप लोग मान नहीं रहे। देखिए, उसमें बहुत सारे कुछ त्रुटि था, रघुवर जी ने बनाया है। तो आप लोग तो ये चाहते हैं कि एक झारखंड बनाने का उद्देश्य क्या था? यहाँ किसी को आने के लिए रोक नहीं है, यहाँ जीने खाने के लिए रोक नहीं है, व्यापारी करने के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग वर्षों हजारों साल से रह रहे हैं, जिसके लिए झारखंड बना है, हर स्टेट का अपना अपना एक पृष्ठभूमि है, तो झारखंड की भी एक पृष्ठभूमि है जी। तो उस पृष्ठभूमि पर आधारित ही नीति निर्धारण होना चाहिए, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे जन कल्याण की नीति हो, उसको ध्यान में रखते निश्चित होना चाहिए। ये देश है, इस देश के अंदर में झारखंड है, ये अलग नहीं है। लेकिन सब स्टेट का एक अलग अलग नियोजन नीति को लेकर के अपने अपने, जहाँ तक अब वो स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट को लेकर के बहुत सारे लोगों का विभिन्नताएं हैं। कोई कहता है 32 का, ठीक है, कोई कहता है 64 का। तो ये मामला बहुत आ रहा है। रघुवर दास जी ने लाया है कि भाई जो भी 2085 के बाद में आया है, 2085 के बाद ना, 1985 हाँ, 1985 1985 के बाद आया और सबको नियोजन नीति बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो कूटकाठी है, उन लोगों को लगता है कि हमारे रोजगार छीना जा रहा है, और ये स्पष्ट नहीं है। जैसे बहुत सारे 32 लेकर का है, हम लोग इस सहमत नहीं है कि 32 का है। बहुत सारे हमारे झारखंड में अलग अलग जो रीजन है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग समय में उसका सर्वे सेटलमेंट हुआ है। तो इसलिए ये कि सरकार को चाहिए, हेमंत सरकार को चाहिए कि इसमें सर्वदलीय मीटिंग बुला करके एक सर्वसम्मत क्या उसमें नीति का निर्धारण हो सकता है, एक प्रारूप बनना चाहिए, सारे लोग का सुझाव लेकर के। ये केवल राजनीतिक मुद्दा बना करके केवल लोगों को उलझा के रखने से झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है। एक राजनीति के प्रति जो एक अविश्वास का भाव झारखंड में आया है, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? राजनेता जिम्मेदार है या फिर जो आम जनता है वही कंफ्यूज्ड है? आपको क्या लगता है? ऐसे नहीं कि झारखंड का प्रति अविश्वास बढ़ा है, इससे नहीं है। किस दृष्टिकोण से अविश्वास बढ़ा है ना, यह स्पष्ट होने पर ही इसको बोला जा सकता है। झारखंड एक संभावना है देश के लिए, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, अच्छा डेवलप कर सकता है। आज का डेट में भी अब क्या झारखंड में, इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर माइंस मिनरल्स है, उस पर आधारित उद्योग यहाँ लग नहीं रहे। यहाँ का माल कोयला कहाँ जा रहा है? अदर स्टेट में जा रहा है, ठीक है। यहाँ का आयरन और कहाँ जा रहा था? अदर स्टेट में जा रहा है। टाटा को छोड़ करके और सेल बोकारो को छोड़ करके इस झारखंड में कोई बड़ा लो एस्टेट कारखाना नहीं है, ठीक है। यहाँ और बढ़ेगा तो उसका लाभ यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो आने वाला भविष्य में एक संभावना है झारखंड। अब विश्वास की बात जहाँ पर है, चूंकि देखिए यहाँ पर मिला जुला सरकार हमेशा बना है, तो लोगों को लगने लगा कि मिला जुला सरकार नहीं चल सकती है। तो ऐसा नहीं है, मिला जुला सरकार भी सफलतापूर्वक चल सकता है, ठीक है। हमारे पीरियड में भी हमने भी तो मिला जुला सरकारें चलाया है, कहीं पर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ 2 साल के अंदर, कहीं कोई कम्युनल या माने झगड़ा नहीं हुआ, हमने होने ही नहीं दिया। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है।
एक और बहुत बड़ी समस्या या बात, एक बहुत मुद्दा आता है हमेशा, नौकरशाही का मुद्दा, कि नौकरशाही हमेशा से हावी रही है। ये आपने भी प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, नौकरशाही हावी तब हो जाता है, देखिए नौकरशाह भी तो है, सरकार का ही अंग होता है, ठीक है। अब जनप्रतिनिधि जो जीत के जब जाता है, जब मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वो चूंकि जनता के बीच से आता है, उनको हर छोटी छोटी बातों को हम लोग को भली बात ही याद रहता है। ये लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है वही सरकार में बनती है। उनको पता होता है कि भाई हम उस गांव के लोगों को क्या तकलीफ है, तो उस नीति को लाना चाहता है। कभी कभी उस पर नौकरशाह के बीच में एक टकराव आता है, नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये ये लोग करता है, यही टसल आ जाता है। सुझाव अच्छी है तो नौकरशाह की बात सुनना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जन कल्याण में जो भी मंत्रिमंडल से आता है तो उस पर उसको कानूनी रूप दे करके, कानून बना करके एक सुझाव नौकरशाह तरफ से भी आना चाहिए विभागीय मंत्री लोगों को। और ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये तालमेल का आपसी समझ की नहीं होने की वजह से ये इस प्रकार होता है। हमने भी नौकरशाह को चलाया है, हम लोग समय भी काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, तुरंत काम हम लोगों ने किया है। मधुपुरा जी, अभी आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पे ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। देश के हर राज्यों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, इस कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, इस बात की हम समझते हैं कि ये तो राजनीतिक के इसके पीछे में सोच है। राहुल गांधी जी देश का एक जाने माने नेता है, कांग्रेस के हम लोगों के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। विपक्ष में हम समझते हैं कि काफ़ी मुकत के साथ में वहाँ पर अपनी बात को रखते रहे हैं, चाहे वो कृषि कानून की मामला हो, चाहे विस्थापन की, या चाहे लैंड एक्विजिशन की मामला हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे हमारा सीमा क्षेत्र की मामला है, ये हमेशा उठाते रहे हैं। और जिस प्रकार से ईडी के द्वारा इससे उनको बुलाया गया सम्मान दे करके, सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, नकार तो नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीका अपनाया गया है वो गलत है। वो सहयोग कर रहे हैं, ईडी को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसको लिया गया है इस केस को, तो उनका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, अभी एक सेना पे नियुक्ति को लेकर एक अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने लाई है। योजना का देश भर में इसका विरोध हो रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, इसको कितना आप सही मानते हैं? देखिए, ये वास्तव में जब देखा जाए तो ये समस्या जो सरकार के द्वारा लाया गया है, हम समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। ये इसमें कुछ टाइम के लिए, 5-6 साल के लिए आप किसी को नियुक्त करिएगा, उसकी सारा जवानी आप यूज कर लीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, वो फिर कहाँ जाएगा? ना उसको पेंशन मिलेगा, ना ही दूसरे कहीं जगह पर काम मिल पाएगा। तो उन लोगों का कहना कि विरोध का कारण यही है कि आप हमें नियुक्ति कर रहे हैं तो कम से कम इतने जरूर होना चाहिए कि हमारी रिटायरमेंट के बाद में हमारी परिवार का एक सेटलमेंट हो जाए, हर आदमी चाहता है। और ये तो यही है कि अब कॉन्ट्रैक्ट किया 4 साल के लिए, उसके बाद छोड़ दिया, उसका कोई माई बाप नहीं है, तो इसका विरोध हो रहा है और ये नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जो भी सेना में भर्ती होती है तो उन लोगों को या तो 20 साल के लिए, 25 साल के लिए होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कर सकते हैं। स्वैच्छिक की सेवानिवृत्त भी है, वो भी स्कीम में उसमें लागू है। जैसे बात सामने में आ रही है कि नहीं 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद में उसमें से 25% को फिर रेगुलर किया जाएगा। वो 25% कौन होगा? ये भाई भतीजा बात चलेगा, लेकिन ये जिसकी वही होगा ना, जिसकी पहुंच है, जिसकी सोर्स है, उसी का बात ही होगा। लेकिन ये तो आपने सरकार की कमी बताई, लेकिन जो ये सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा जा रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही है, पथराव, इसे किस रूप में आप देखते हैं?
देखिए, ये सब नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी है कि भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो कभी कभी वैसे न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग भी कभी वैसे ऐसे कि दो टो आ जाता है, दो हिंसक रूप धारण कर लेता है, इससे बचना चाहिए। अपनी मांग है, देश है, हमारे संविधान में अभी अधिकार दिया गया है प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का, उसका भी लोकतांत्रिक तरीके से, हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से करें। मधु कोड़ा जी, अभी आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस सरकार में शामिल हैं। इस 2.5 साल अब होने जा रहे हैं सरकार को, क्या देखते हैं इस कार्यकाल को आप, किस रूप से देखते हैं, कितना सफल कितना असफल, कहाँ पे कमी? देखिए, अपनी हेमंत जेएमएम की गठबंधन कांग्रेस के साथ में यहाँ पर सरकार चल रही है, तो हम समझते हैं कि अभी बहुत कुछ करने के लिए जरूरत है, लेकिन आधा कार्यकाल सर गुजर चुका। हम लोग चाह रहे हैं कि अभी भी, हमने पहले ही कहा ना कि अभी तक भी राजस्व को लेकर के जो भी हमारे मिनरल्स है, बालू है, उसका अभी तक निर्णय नहीं हो सका। बहुत सारे माइंस खदान बंद पड़े हुए जिससे रॉयल्टी मिल सकता है। अब ये नीति सरकार को जल्दी बनाना चाहिए, इससे लोगों को क्या है कि रोजगार से जोड़ सकता है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन ये नहीं होने की वजह से आज लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर में बहुत, हम समझते हैं कि कुछ सामाजिक निर्णय के अलावा कोई ऐसा कोई रचनात्मक कोई विशेष कोई निर्णय नहीं ले पाया है, जो लेने की जरूरत है। यहाँ पर तुरंत करना चाहिए, इस पर जो भी है नियुक्ति तुरंत इन लोग क्लियरेंस करें। यहाँ पर जो नियुक्ति फंसे हुए हैं कोर्ट में है या फिर जेपीसी के पास में जो पड़ा है, तुरंत नियुक्ति निकाले उस सारे लोग को, एक सटीक एक एक्सपर्ट लोगों का टीम बनाए। जो नियम बनता है नियुक्ति को लेकर के, वो पहले उसका जांच होनी चाहिए कि ये कहीं पर किसी पर खामियां तो नहीं है, और यही नहीं होने की वजह से अब ये हो रहा है। जेपीसी में मेंबर तो बहुत है, क्यों नहीं देखा जा रहा? 4-4 मेंबर है, 5-5 मेंबर होता है जेपीसी में, तो उसका नियम कानून जो बनता है, नियुक्ति नियमावली जो बनता है, उसको क्यों नहीं जांचा जाता है? नियुक्ति निकल जाती है, फिर रिजल्ट हो जाता है, उसके बाद में वो सब कानूनी पचड़े में पड़ करके वो ऐसे पड़ता है, लोगों का लाइफ खत्म हो रहा है, उसका उम्र पार हो जा रही है, लोग फ्रस्ट्रेट होकर के लोग सुसाइड कर रहा है, फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं पर आत्महत्या कर रहा है, कहीं पर चोरी चमारी करने के बाद उतारू हो गया है। तो ये बहुत बड़ा एक रोजगार युवाओं के बीच में जो है ना, ये बहुत आने वाला दिन में बहुत मतलब विचित्र विकराल रूप ले सकता है। इसमें राज्य सरकार को इस नियुक्ति को लेकर तुरंत करना चाहिए। लैंड एक्विजिशन है, उसको तुरंत इस पर उसका कोई नीति बनाए। यानी बहुत सारे काम है जो कि बाकी है, और आप लोग उसके लिए। लेकिन मधु कोड़ा जी, आप एक अंतिम सवाल है, हमारे जो नए अखबार आ रहे हैं शुभम संदेश, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नीलेश जी, आप शुभम संदेश से आज आप लोग उसको लाने जा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, और हम मेरी ओर से शुभम संदेश की सफलता की कामना करते हैं, और इससे जनता को लाभ मिलेगा। और अखबार तो समाज का दर्शन होता है, आप लोग ला रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आने वाला दिन में झारखंड ही नहीं पूरा देश के लोगों को अब शुभम संदेश के माध्यम से उनको एक ऊर्जा मिलेगी, एक जो उनको एक अच्छा संदेश मिलेगा कि हम दिन दुनिया के लोगों से जुड़े रहें और लोगों से वाकिफ हो खातिब हो, एक दूसरे को परिचय करने में एक सहयोगी साबित होगा। और खासकर अभी इस देश में जो भी हो, प्रगति में, विकास में, समृद्धि में आपका इस शुभम संदेश एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु कोड़ा जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिन्होंने तमाम बातों का बेबाकी से जवाब दिया और कई बातें कही, और इस बात को भी
स्वीकार किया कि अभी सरकार जो है जो जितना काम करना चाहिए था 2.5 साल में वो नहीं कर पाई, लेकिन उसके लिए ये लोग प्रयासरत हैं और इसके लिए पूरा जोर लगा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत अपने सहयोगी नितेश ओझा और पूजा दुबे के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।